नमस्कार। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हमें कुछ विशेष पहलू पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि काम और आराम और साथ ही साथ कल्याण अर्थशास्त्र पर बात करना हमें और अधिक अनिवार्य तब बन जाता है जब हमारे पास दिनचर्या इतनी अधिक व्यस्त हो जाती है। आखिर काम और आराम के बीच में एक व्यक्ति का क्या चुनाव होना चाहिए, साथ ही साथ कल्याण अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें कहां पर संतुलन की ओर ले जाती है। तो आज इसी के बीच में अर्थात काम और आराम साथ ही साथ कल्याण अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इसके संतुलन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं काम और आराम साथ ही साथ कल्याण अर्थशास्त्र। हमारा जो लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, हमारे पास इकोनॉमिक ह्यूमन जो है उसके साथ लाइफ में बहुत अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी संपन्न होती रहती है और वो पूरे दिन इन एक्टिविटी में बिजी रहता है, सच एज मनी, सच एज फूड, सच एज शेल्टर, सच एज कंफर्म। तो इन सभी के बीच उसको एक बैलेंस बनाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस स्टेज में अगर हम इकोनॉमिक का उद्देश्य वेलफेयर को भूल जाते हैं तो शायद हमारा इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने अपने इकोनॉमिक सिद्धांत में कहा था कि वास्तव में इकोनॉमिक्स का तात्पर्य है, इकोनॉमिक्स का टारगेट ये है कि मानव वेलफेयर को मैक्सिमम करना। लेकिन वर्तमान आर्थिक दुनिया ने वास्तव में इस वेलफेयर को डिक्लाइन कर दिया है और हम लोग कंटिन्यू मनी तो अर्न करते जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर को डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार एक हमारे पास आर्थिक मानव, इकोनॉमिक ह्यूमन और वेलफेयर के बीच में नेक्सस पैदा हो गया है, अर्थात विरोधाभास पैदा हो गया है। अर्थात वर्तमान में जिस उद्देश्य के लिए मुद्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग मुद्रा को अर्न करते हैं, वो वास्तव में उद्देश्य जो है हमारा वेलफेयर, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में, मनी तथा वेलफेयर के बीच में कहीं ना कहीं एक संतुलन होना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य हो जाता है। हमारे महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने सन 1930 में बताया था कि उन्होंने एक आलेख लिखा था और उनका ये लेख बताता है कि हमारे पड़पोते पोतियों के लिए आर्थिक संभावनाओं में उन्होंने लिखा कि 100 वर्ष बाद भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में औसतन 15 घंटे काम होगा। अर्थात आगे आने वाली पीढ़ी के पास वर्कलोड कम होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण हमारे पास वर्किंग आवर डिक्लाइन कर जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के कारण हमारे पास वर्किंग आवर डिक्लाइन हो जाएंगे, साथ ही साथ ह्यूमन ब्रेन बहुत अधिक डेवलप हो जाएगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, अर्थात आपको केवल डे में, एक दिन में मात्र 2 घंटे ही कार्य करना पड़ेगा। 1930 का ये लेख आज वर्तमान में क्या फिट बैठता है? आज हम लोग 2020 में जी रहे हैं, 2020 और 21 में जी रहे हैं। क्या ये लेख हम लोग 9 साल पूर्व हम जब इसकी वाइबिलिटी को देखते हैं तो क्या ये वाइबल है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? इसको टेस्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि क्या हमारे कार्य के घंटे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटे हैं या बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास रिपोर्ट यही कहती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे वर्किंग आवर बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स से दूर होते चले जा रहे हैं। अतः हमको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो जाता है। लोगों को एक दिन में केवल 3 घंटे ही एवरेज काम करना पड़ेगा और अपने अस्तित्व के बाद पहली बार मनुष्य का सामना इस बात से होगा कि आर्थिक चिंता से आजादी हो जाएगी कि हाउ टू अर्न,
हाउ टू ईट से हमको मुक्ति मिल जाएगी। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि हमको आने वाले दिनों में वर्किंग आवर कम होने जा रहा है। तो ये वास्तव में कहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिट बैठता, इस पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। कीन्स का कथन 100 वर्ष बाद विकसित देशों में भी 3/4 से अधिक पुरुष सप्ताह में आज भी 40 घंटे कार्य कर रहे हैं। जब कोई डेवलप्ड कंट्री में एक वीक में 40 घंटे 40 आवर वर्क कोई कर रहा है, तो अर्थात कीन्स का कथन वास्तव में फिट नहीं बैठा है। इसलिए ऐसा नहीं कि क्योंकि कीन्स कही दो बातें अभी पूरी नहीं हुई। उनमें उन्होंने कहा था कि अब युद्ध नहीं होंगे, और उनके कथन के तुरंत बाद ही हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया। और आबादी पर नियंत्रण की बात उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा था। फर्स्ट उन्होंने कहा कि अब कोई इकोनॉमिक वॉर नहीं होगा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल्ड हो जाएगी इन द फ्यूचर। लेकिन वो भी हमारे पास कहीं पर भी वाइबल नहीं हुआ, और आज हम 4 गुना हमारे पास पॉपुलेशन हो चुकी है, 4 गुना पॉपुलेशन हो चुकी है। तो लेकिन शायद ज्यादा अहम कारक है, मनुष्य द्वारा खाली समय के बजाय पैसे को वर्तमान में प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग काम और आराम के विषय में अगर सोचते हैं तो कीन्स का कथन कट जाता है। कीन्स का कथन यहाँ पर वास्तव में तर्कसंगत नहीं लगता है कि इन फ्यूचर में हम लोग काम की अपेक्षा आराम को ज्यादा अधिक प्रेफरेंस देंगे, वो फिट नहीं बैठ रहा है। कीन्स सिद्धांत जो डेवलप किया गया था वो वास्तव में कंजप्शन बेस्ड डिमांड सिद्धांत था, अर्थात हम लोगों को अपना कंजप्शन मैक्सिमाइज करना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम करना चाहिए, क्योंकि कंजप्शन अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है, वेलफेयर बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक्स का या हमारे मनी का बेस्ट यूज कहलाएगा। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अगर मनी का हम बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो हमको अपने कंजप्शन को प्रमोट करना चाहिए, और कंजप्शन अगर प्रमोट होगा तो उससे वेलफेयर भी प्रमोट होता चला जाएगा। वहीं जब परेटो की बात करते हैं, परेटो ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि काम और आराम के बीच जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो वास्तव में बराबर होनी चाहिए, तभी हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के सत्यता तक पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि इन्होंने ये बताया कि तब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को वास्तव में एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो परेटो ने बताया कि यदि हम आधार अक्ष पर आराम को ले लेते हैं और लंब अक्ष पर काम को ले लेते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक प्रकार से हमें रूपांतरण वक्र प्राप्त हो जाता है, जो AB है और जो काम और आराम के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। अगर हम मान लीजिए ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहते हैं, ए नहीं हम करके इसको मान लेते हैं, कोई एस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहते हैं, तो एस पॉइंट जो होता है वो वास्तव में ये दिखाता है कि हम आराम को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, आराम को हम कम प्रेफरेंस दे रहे हैं जबकि हम लोग काम को अधिक प्रेफरेंस दे रहे हैं। thus वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एस पर हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऑप्टिमम वेलफेयर पर CI पर होंगे, और CY वास्तव में एक मैक्सिमाइज कंडीशन नहीं है। अभी भी देखिए रूपांतरण वक्र की ढाल और वास्तव में वेलफेयर, आपका कम्युनिटी वेलफेयर वक्र का ढाल, दोनों का ढाल बराबर नहीं है, इसलिए ये एक ऑप्टिमम स्टेज नहीं हो सकती। वहीं S के बदले अगर हम R बिंदु पर विचार करते हैं तो R बिंदु पर यदि समाज के व्यक्ति आराम को ज्यादा प्रेफरेंस दें, आराम को मतलब काम को कम प्रेफरेंस दें, साथ ही साथ A1 एंड आराम को अधिक प्रेफरेंस दें, तो भी ये ऑप्टिमम कंडीशन सोसाइटी की नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कम्युनिटी डिफरेंस कर्व का ढाल और रूपांतरण वक्र के ढाल के बराबर नहीं है, और हम मैक्सिमाइज कंडीशन पे वेलफेयर पे नहीं होगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्लोप ऑफ द कम्युनिटी डिफरेंस कर्व इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ द वास्तव में आपका रूपांतरण वक्र के बराबर है। इसलिए हमको ना तो बहुत अधिक काम पर फोकस करना चाहिए, ना ही बहुत अधिक आराम पे फोकस करना चाहिए, बल्कि इनके बीच संतुलन को मेंटेन करना चाहिए। यदि हम दोनों के बीच में ऑप्टिमाइजेशन को, आराम लग्जरियस एल एंड वर्क के बीच में वास्तव में एक
बेस्ट रिलेशनशिप बैठा है तो वो शायद हमारे वेलफेयर को मैक्सिमम कर सकता है और कम्युनिटी ऊंचे वेलफेयर कर्व पर पहुंच सकती है। दस माई इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी ई हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, रूपांतरण की सीमांत दर तथा वेलफेयर की सीमांत दर दोनों बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार परेटो ने बताया कि अगर हम काम और आराम के बीच में एक संतुलन बना लें तो वो वास्तव में हमारा वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगा। शायद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थ्योरी पूरी तरह से फिट बैठ रही है। वेलफेयर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि मनी का मेन टारगेट होता है समाज में वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, और समाज में वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे, नव क्या कहते हैं कल्याणवादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य कल्याण को मैक्सिमाइज करना होता है। हालांकि उनका ये सोचना था कि मनुष्य में उत्पादकता बढ़ेगी। प्रोफेसर कीन्स ने सोचा था कि इन फ्यूचर में क्या होता है, किसी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी तो उसके परिणाम स्वरूप उसका वर्किंग आवर पहले से कम हो जाएगा और काम के घंटे उसके कम हो जाएंगे तथा आराम के घंटे बढ़ जाएंगे, जिससे उसका वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा। ये उन्होंने सोचा था। लेकिन वर्तमान दुनिया ने, डिजिटल दुनिया ने हमारे पास वर्कलोड बढ़ा दिया, जस्ट अपोजिट हुआ है, वर्किंग आवर इंप्रूव हो गया है, और जबकि लग्जरियस लाइफ हमारे पास डिक्लाइन हो गई है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन टूट चुका है और हम लोग वेलफेयर के लगातार निचले स्टेज पर आते चले जा रहे हैं। जबकि पिछले 150 वर्षों से अगर बात करते हैं तो लगातार काम के घंटे कम हुए, क्योंकि मशीनों ने कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया, जिसके कारण लग्जरियस लाइफ हुई है। लेकिन वर्किंग आवर या अदर फीचर्स ना मिलने का आज की सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। और जब वैश्विक आबादी की वृद्धि धीमी पड़ गई है, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो विश्व की पॉपुलेशन काफी तेजी से नहीं बढ़ रही है, अर्थात डिक्लाइन है, बढ़ती है, जो डिक्लाइन रेट से बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी भी हमारे टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव कर दिया। तो शायद काम और खाली समय के बीच में दोबारा अब हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या इस थ्योरी के माध्यम से हम वेलफेयर को पा सकते हैं या नहीं पा सकते। औसतन एक मनुष्य दिन का आधा समय सोने, आपकी बात करते हैं हाफ डे आप क्या करते हो, सोने, खाने और निजी जरूरतों पर बिताता है। सिर्फ आधे हिस्से में ही उत्पादकता संबंधी कार्य करता है। तो अगर ह्यूमन लाइफ का हम एनालिसिस करते हैं तो हाफ डे जो होता है, हाफ डे वो क्या करता है, लग्जरियस लाइफ को बिताता है, और हाफ डे वर्किंग पीरियड को बिताता है, और यही वर्किंग पीरियड में उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इस प्रकार अध्ययन और आराम भी उस समय होते हैं जब हम काम के घंटे कम होते हैं तो आराम का समय बढ़ जाता है। एक ही गतिविधि किसी के लिए काम तो किसी के लिए आराम हो सकता है। ठीक है, हम गाना गा रहे हैं, दिस इज हो सकता है ये मेरे लिए आराम हो, मैंने नदी के किनारे गाना गाया। लेकिन एक सिंगर जब गाना गाता है इंडियन आइडल जैसे शोज में, तो वहां पर ये उसके लिए काम हो जाता है। तो इसको हमको क्लासिफाई करना कि कौन सा हमारा वर्किंग पीरियड काम होगा और कौन सा हमारा वर्किंग पीरियड हमारा आराम होगा, इस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। और लेकिन इसको एक निश्चित पैरामीटर में मापना कठिन हो जाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट खेलना शायद उसके लिए आराम है, जिसके लिए शौक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो क्रिकेट नहीं खेलता उसी के लिए ये काम बन जाता है। पहाड़ चढ़ना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो शौक रखता है उसके लिए आराम है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम हो जाता है। तो वास्तव में इसको डिफाइन करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 सदी पहले अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति आई थी, और उस औद्योगिक क्रांति ने घर और कार्य स्थल में अधिक अंतर नहीं था, और हम लोग हर काम अपने घरों से ही संपन्न करते थे। लगभग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए थे, इसलिए विनिर्माण का अधिकतर काम बुनकारी था और वो घर पर ही होता था। तो घर पर हम लोग कुछ देर काम करते थे, फिर आराम करते थे, जिसके बीच हमारा संतुलन या बैलेंस बना रहता था। लेकिन वर्तमान जीवन हमारा इंडस्ट्री, बैंकिंग, टीचिंग या अन्य के बीच में डिवाइड हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप
आज का क्लासिफिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड और जटिल होता चला गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद कारखाना, कार्यालय और जहां कारखाना मालिक नियम बनाता वो काम के घंटे अब तय करने लगा कि मिनिमम आपको 8 घंटे या 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहां पर हम वास्तव में कल्याण अर्थशास्त्र की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। इसकी अति ने आंदोलनों को जन्म दिया। जब काम के घंटे, वर्किंग आवर ज्यादा होने लगे और इंसान का जीवन, इंसान का वास्तव में वेलफेयर प्रभावित होने लगा, तो वहां से जन्म हुआ आंदोलन हुआ। और इन आंदोलनों ने क्या किया कि वास्तव में 1840 के दशक में काम के घंटे सीमित हुए और इन पर कहीं न कहीं नकेल कसी गई कि काम के घंटे ज्यादा न बढ़ाए जाए। ब्रिटेन में 1874 में कारखाना अधिनियम के आगमन के बाद पहली बार काम के घंटे तय हुए और कहा गया कि काम तथा आराम के बीच एक निश्चित अनुपात या समानुपात बनाना अनिवार्य है, तभी मानव जीवन वास्तव में एक श्रेष्ठता की तरफ बढ़ सकेगा। हालांकि ऐसा महिलाओं और बच्चों के लिए ही केवल किया गया, अन्य के लिए नहीं। तब से हर सप्ताह काम के औसत घंटे लगभग 8 हो गए। आंदोलन का असर क्या हुआ कि अब हमारे पास काम के घंटे आधे हो गए और परिणाम स्वरूप इन मशीनों ने हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ने के परिणाम स्वरूप अब हम काफी रिलैक्स हो गए। सन 1930 के दशक में भुगतान सहित अवकाश की व्यवस्था थी, अर्थात आपको पेमेंट भी होगा, साथ ही साथ आपको लीव भी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी, ताकि आराम का आप सफर जारी रखें। 1940 के दशक में सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने की व्यवस्था आई और सन 1980 के बाद श्रम संगठनों ने अनुबंधित काम में इजाफा धीमा कर दिया। अमेरिका के अलावा अधिकांश देशों में उन कर्मचारियों की तादाद कम हुई जो सप्ताह में 40 घंटे से अधिक काम करते थे, अर्थात लोगों ने वर्किंग आवर से परहेज किया, काम के घंटों को कम करने के लिए पहल की तथा लग्जरियस लाइफ के बीच में और काम के बीच में उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की खोजा जाए, ताकि हमारा जीवन का सार्थकता हो सके और अर्थशास्त्र जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है अपने आप में सार्थक सिद्ध हो सके। कुछ विकसित देशों के श्रम संगठन अब अधिक भुगतान की बजाय अवकाश को तरजीह दे रहे हैं, अर्थात उन्होंने कहा कि पेमेंट से मच बेटर अवकाश देना है, ताकि उनके लाइफ में एक ऑप्टिमाइजेशन आ सके, परिणाम स्वरूप उनका लाइफ सार्थक हो सके। वह औसत अवकाश दिवस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी एक टारगेट बनाया गया कि हमें काम और आराम के बीच में संतुलन बना करके रखना है। सन 1998 में सप्ताह में 35 घंटे काम की और फ्रांस की कोशिश नाकाम रही, लेकिन उन्हें भविष्य में संकेत छिपे हैं कि ये भी काम के घंटे लगातार कम करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली समय के सभी काम आर्थिक उत्पादन में मददगार होते हैं, ठीक है। खाली समय में अगर हम कोई काम करते हैं, हो सकता है अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, वृक्षारोपण, यदि अन्य कार्य भी करते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका आराम का ही पहलू हो सकता है। 2 सदी पहले वाणिज्यिक रूप से खाली समय में केवल अत्यधिक अमीरियों का हक था। जो बहुत अधिक रिच फैमिली के लोग थे, वो केवल वही लोग लग्जरियस लाइफ, छुट्टियों पर जाना, अवकाश का उपभोग करना जैसी आदतें शामिल थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा मिडिल क्लास, हमारा क्या कहते हैं लोअर क्लास भी आराम को उपभोग करने लगा है तथा अपने लाइफ में वेलफेयर को इंक्लूड करने लगा है। अब ये बदल रहा है। अब मध्यम वर्ग के उदय और तकनीक आधारित लागत कटौती के कारण खाली समय में वाणिज्यिकरण हो रहा और हम अपने खाली टाइम को वास्तव में यूटिलाइज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिक ही हो, हम अपने पास लग्जरियस लाइफ को, यानी हमारे पास जो मस्तिष्क सेटिस्फैक्शन है उस टाइप का, मेंटली सेटिस्फैक्शन टाइप का कुछ वेलफेयर इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि हमारा लाइफ में जो वर्क तथा वेलफेयर के बीच में ऑप्टिमाइजेशन को बनाया जा सके। बीते 2 दशक में अमेरिका और एशिया में भी रोजगार में खाली समय की हिस्सेदारी के साथ इस अवधि में होने वाली खपत भी बढ़ी है। हालांकि आंकड़े जुटाना मुश्किल है कि कौन सा काम हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा और कौन सा काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। कोविड-19 महामारी ने समय बचाने की ओर रुझान तेज किया और खास तौर पर अमीर परिवारों के लिए, जिनका खाली समय व्यय में दबदबा रहा है।
अर्थात जो व्यक्ति खाली होते हैं, अमीर व्यक्ति, वो लोग व्यय अधिक करते हैं और व्यय कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव लाता है। भारत में भी इसमें अहम बदलाव दिख रहा है। ऐसे घरों में काम करने वालों का यात्रा में लगने वाला व्यय बचा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम हुआ है। वर्क फ्रॉम होम ने समय बचाया और उन्होंने अपने घर में लाइफ तथा वर्क के बीच में बैलेंस को लाया है। ई कॉमर्स गतिविधियां बढ़ने के कारण खरीदारी का भी हमारा टाइम बच गया है। और आकलित आर्थिक गतिविधियों का अर्थ है कि मनुष्य एक दूसरे की कितनी वस्तुएं या सेवाएं मुहैया करा पा रहे हैं। अब हमने अपने सामाजिक लाइफ में जीवन जीना प्रारंभ कर दिए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वास्तव में वर्क तथा लग्जरियस लाइफ यानी आराम के बीच में एक ऑप्टिमाइजेशन होना अनिवार्य है, नहीं तो मानव जीवन जो वास्तव में एक बेहतरीन मानव जीवन होता है, जो आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होता, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। ये लेख हमने एनालिसिस किया है कुछ पार्ट्स के साथ, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार और साथ ही साथ जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो ये लेख आपको अवश्य पसंद आया होगा। सो मच, थैंक यू।